हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कॉजेज़ देखेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज़ विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ऑल्सो हम कुछ रीजंस उसके देखेंगे, जैसे शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार्स, जागीरदारी क्राइसिस, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। ओके, सो जो कॉजेज़ हैं डिक्लाइन के मुगल एम्पायर के, वो दो ओपिनियन में डिवाइडेड है। पहला तो ये कि स्ट्रक्चर जो है, मतलब एम्पायर रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एम्पायर का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कुछ इस तरीके की थी कि वो कोलैप्स हो गया जब वीक रूलर्स आए। ठीक है। दूसरा कि रीजन्स, डिफरेंट पार्ट्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उसमें दिक्कत हो रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा टर्मोइल, इंस्टेबिलिटी, कन्फ्यूजन चल रहा था पॉलिटिकली, तो उस वजह से कोलैप्स हो गया। ठीक है। अब ये जो डिसइंटीग्रेशन है, ये ऑल्दो औरंगज़ेब के टाइम से ही शुरू हो गया था, लेकिन ये संभाला जा सकता था उसके बाद में भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर्स आते। लेकिन लेटर मुगल्स भी हमको काफ़ी वीक देखने को मिलते हैं, तो जो एम्पायर है वो नहीं संभल पाया। ठीक। उसके बाद में कुछ हम कॉजेज़ देखेंगे। पहला रीज़न तो ये कि जो औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी थी और उसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी, वो अच्छी नहीं निकली मुगल एम्पायर के लिए। कैसे? औरंगज़ेब जो है वो बहुत ही रिलीजियसली बिगेटेड या रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स आदमी था। दूसरा, उसने डेक्कन में इतने वॉर्स किए, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज ख़त्म कर दिया, सारा ध्यान उधर लगा दिया, ऊपर की पॉलिटी पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो जो नॉर्दर्न पार्स हैं या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो पार्स हैं, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगी धीरे धीरे। ऑल्दो उस टाइम पे औरंगज़ेब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ये पास कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ के बाद में इन पास ने अपना इंडिपेंडेंस असर्ट कर दिया। ओके। दूसरा रीज़न ये है कि कोई डेफिनेट सक्सेशन का लॉ नहीं है। अभी जैसे औरंगज़ेब के मरने के बाद में भी हम देखते हैं कि उनके 3 बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद में भी जब ये बहादुर शाह मर जाता है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोई डेफिनेट सक्सेशन का लॉ नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी तरीके की मिलिट्री या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं हुए, एडवांसमेंट नहीं हुई। अभी जो नए यूरोपियंस आए हैं वो मिलिट्री में भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पे मुग़ल एम्पायर के पास खुद की नेवी ही नहीं है। ओके। फिर नेक्स्ट रीज़न है कि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा एम्पायर बड़ा, ऊपर से सेंट्रलाइज्ड। अभी एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर को संभालने के लिए रूलर को बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लेकिन इतने बड़े एम्पायर में विद सच सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, उसको संभालना किसी वीक रूलर के लिए आसान बात नहीं है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि क्लैशेस बहुत होता था नोबिलिटी के बीच में। जैसे जो नोबल्स हैं वो कोई ईरानी हैं, ईरान से आए हैं, तुरानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, अफ़गान्स हैं, है ना। तो ये डिफरेंट जो रूलर्स हैं वो अपना डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में राइवलरी इनकी चलती है। तो क्योंकि नोबिलिटी में क्लैशेस हैं और नोबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्हीं में ही फूट डली हुई है, तो एम्पायर जो है वो वीक हो जाएगा। ओके। उसके बाद में राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। जैसे ही मुग़ल एम्पायर थोड़ा ढीला होने लगता है तो रीजनल एस्पिरेशंस बढ़ने लगती हैं। जैसे जाट्स, जैसे सिख्स, जैसे राजपूत, मराठास, ये पार्ट्स नए निकल के आ रहे हैं। ओके। एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग जो रीज़न है वो है फॉरेन इन्वेजन। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा अब्दाली के बारे में और नादिर शाह के बारे में कि उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएटिंग तरीके से, है ना, मुग़ल एम्पायर की जो वीकनेस है वो सबके सामने ला के रख दी। ओके। उसके बाद में इकोनॉमिक रीजंस। अभी जो मुग़ल एम्पायर की इकॉनमी है वो औरंगज़ेब के टाइम से डिक्लाइन कर रही थी। उससे पहले भी अगर हम देखें तो शाहजहाँ ने बहुत पैसा खर्च किया, ताजमहल बनवाया, यहाँ पे रेड फोर्ट बनाया दिल्ली में, और भी आर्किटेक्चर वगैरह पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। और ये औरंगज़ेब के टाइम पे पैसा बहुत कम बच रहा था, और जो भी था उसको वो डेक्कन वॉर्स में लगाया जा रहा था सारा रिसोर्सेज। इसी वजह से उसको ज़िंदा पीर भी बोलते हैं। एक रीज़न ये भी माना जाता है कि उस टाइम इकॉनमी इतनी बेकार हो गई थी कि वो फर्श पे सो रहा था, है ना, तो उसको ज़िंदा पीर भी बोला गया। उसके बाद में तो इकॉनमी नीचे जाए जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ थे। अभी इनमें से फर्स्ट हम देखेंगे शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार्स, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है। हमने पीछे मेंशन नहीं किया, अलग से इसको पढ़ेंगे। ओके। तो अभी 2 तरीके की, अब हाँ, मुग़ल एम्पायर में जो पार है वो 2 लोग शेयर कर रहे हैं मेजरली। पहला तो नोबल्स और दूसरा ज़मींदार्स।
ठीक है। अब ये ज़मींदार इतने बड़े हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके पास छोटी मोटी ज़मीन है, पूरे पूरे गांव भी हुआ करते थे इनके पास में, ठीक है। कुछ फीचर्स क्या थे कि इनको कुछ तरीके की कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस मिलती थी पैदा होते ही, है ना। जैसे जो लैंड है वो हेरिडेटरी है, मतलब पापा के पास है तो बेटे के पास जाएगी, किसी तरह की मेरिट की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये रेवेन्यू कलेक्शन में भी हेल्प करते थे एम्परर को, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे। कई जगह पे तो इनको राजास, रायास, ठाकुर्स या फिर देशमुख बोला जा रहा है, ओके, ठीक है। अभी औरंगज़ेब के टाइम पे जो ज़मींदार हैं इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और अभी धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि अभी इनकी पावर बढ़ रही है तो धीरे धीरे जैसे औरंगज़ेब चला जाता है इनकी जो लॉयल्टी है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स नोबल्स, है ना। और रीजनली थोड़ा ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एम्पायर है वो थोड़ा ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा है ना। इन्होंने ऐसे नोबल्स को मदद करना शुरू किया, ऐसे और पावरफुल पावर्स को या फिर क्लासेस को मदद करना शुरू किया जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो ये एक रीज़न था। उसके अलावा जागीरदारी क्राइसिस। अभी नोबिलिटी का थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक तो थे मनसबदार्स, है ना, ये ज़ात और सवार के हिसाब से उनकी रैंक होती थी। इसमें भी ना दो होते थे, एक तो नगदी और एक जागीर वाले। नगदी जिनको नगद कैश में पैसा मिल रहा है, और जागीर वाले जिनको जागीर मिल रही है, ये हम इनको जागीरदार बोलते हैं, है ना। तो दो तरीके की देख ली। और सूबेदार वो जो प्रोविंसेस संभाल रहे हैं, सूबाज संभाल रहे हैं ना, सूबाज बोलते हैं मुगल प्रोविंसेस को, तो सूबेदार वो जो सूबाज संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये नोबिलिटी में हमको देखने को मिलते हैं। ये नोबल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मुगल एम्पायर को रूल ऑफ नोबिलिटी भी बोला जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अभी इस जागीरदारी क्राइसिस में क्या होता है कि जो लैंड्स हैं नोबल्स के लिए और ऑफिशियल्स के लिए वो बहुत कम हो जाती हैं, और नोबल्स का नंबर बढ़ता जाता है। तो इसी को हम जागीरदारी क्राइसिस भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल एस्पिरेशंस कैसे बढ़ रही हैं। अभी औरंगज़ेब के टाइम पे ही रीजनल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जैसे जाट्स, मराठास, राजपूत्स, सिख्स, है ना। लेकिन वो कंटिन्यूस ऑल्दो सक्सेड नहीं हो पाते उस टाइम पे, लेकिन कंटिन्यूस जो स्ट्रगल चलता है उसकी वजह से एम्पायर तो वीक हो गई, ठीक है। अभी जो लेटर मुगल्स भी आते हैं उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक पैसिफाइंग टाइप की पॉलिसी इनके साथ में अपनाई, लेकिन कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। मराठास तो इनिशियली तो ठीक था, चलो ठीक है, महाराष्ट्र तक ही हैं, लेकिन बाद में इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया डिफरेंट जगहों से, सरदेशमुखी और चौथ। अभी चौथ जो है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन टैक्स होता था कि हम आप पे रेड नहीं करेंगे, लेकिन आप 1/4 हमको दे दीजिए रेवेन्यू। और जो सरदेशमुखी है वो ये ऐसी जगहों से 1/10 होता था, ये ऐसी जगहों से क्लेम करते थे, एडिशनल टैक्स है जिस पे ये अपना हेरिडेटरी क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह हमको ऐसे मिली या पहले हमारी हुआ करती थी, तो उससे 1/10 ये एडिशनल टैक्स और लेते थे, ठीक है। अभी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे वॉर्स किए औरंगज़ेब ने, जिसकी वजह से इकोनॉमी ख़राब हुई। अभी नोबल्स और एम्परर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हुआ करती थी, बहुत लग्जूरियस लाइफ की वजह से इकोनॉमी ख़राब हुई, ठीक है। ट्रेड में डेंट पड़ गया। अभी जैसे यूरोपियंस आते हैं, स्पेशली ब्रिटिशर्स, ये इतना मुनाफा कमा रहे हैं और सारा ट्रेड में खुद ही मतलब संभाल लिया इन्होंने इधर से, इंडिया से, तो ट्रेड अब मुगल एम्पायर नहीं कर पा रहा है कुछ खास, तो वो इकोनॉमी ख़राब हो गई, ठीक है। किसी तरीके का कोई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो ही नहीं रहा था। बहुत बड़ा एम्पायर है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वीक रूलर नहीं संभाल सकता, ठीक है। और जागीरदारी क्राइसिस, कोई लैंड बचा ही नहीं है देने के लिए, कोई जागीर्स बची ही नहीं है, तो वो एक रीज़न है, ओके। सो दिस वाज आवर 5th लेक्चर। अगले लेक्चर में हम थोड़ा रीजनल पास के बारे में देखेंगे, जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, राजपूत के बारे में देखेंगे, केरला के बारे में भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।